22,000 छात्रों की परीक्षाएं कराई हैं इसी महीने अप्रैल मई में तथा मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी तथा नर्सिंग काउंसिल ने शेष परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। राज्य शासन द्वारा किए गए प्रयासों से इस विषय को लेकर अब कोई रोष व्याप्त नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस गंभीर विषय पे मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। लाखों नर्सिंग के छात्र इस विषय से प्रभावित हैं। उनके भविष्य की एक तरीके से सुनियोजित तरीके से हत्या की जा रही है। जब ये सारे बच्चे अपनी न्याय की गुहार लगा रहे थे, जब ये आकर के अपने भविष्य की चिंता कर रहे थे, रो रहे थे, अपनी समस्या को रख रहे थे सरकार के सामने, विपक्ष के सामने, ऐसे मौके पर जिनके ऊपर सारे आरोप थे, जिनके ऊपर आज भी सारे आरोप लगाए जाएंगे आने वाले समय में, वो क्या कर रहे थे मैं ये दिखाना चाहता हूं। वो स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर बैठ करके तिरंगा लहरा करके स्टंट मास्टर, भोपाल के स्टंट मास्टर। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर अध्यक्ष, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर अध्यक्ष महोदय, बिना आपकी अनुमति के इस प्रकार प्रदर्शन करना किसी प्रकार के भी पत्र का ये सदन के अंदर कभी अनुमति नहीं दी जा सकती। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि निर्देश दें माननीय सदस्य को कि इस प्रकार के पत्र को यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। हेमंत जी, ये सही है, बिना अनुमति के नहीं दिखाना चाहिए। अरे तो माननीय अध्यक्ष में लाइव करवा दो, हमेशा देखेंगे, पूरा प्रदेश की जनता देगी। लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं करवाते? लाइव करा दे। क्या छुपाना है? जनता के तो विषय उठ रहे हैं, उन्हीं ने चुन के भेजा, इसको लाइव कर दीजिए। सवाल ये, जो कागज आपने दिखाया वो उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष से पूरी कार्रवाई कह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ सदी के छोटे राज्य में हो रहा लाइव, अपने ही नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूं। आपने बहुत बड़े हृदय से इसकी चर्चा ध्यानाकर्षण के माध्यम से ली है, और वैसे इस पे सब जुडिस है, इस पे सीबीआई की जांच चल रही है, पर उसके बाद भी आपके आदेश सिरोधार्य किया सदन ने। पर आपने ही आदेश दिया अभी कि भाषण नहीं होगा, प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अनुमति प्रश्न पूछने की दें, ये तो भाषण दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो इन्होंने पर्चा दिखाया है वो तो सदन की कार्रवाई में नहीं आना चाहिए, और आगे भी माननीय सदस्य को निर्देशित करने का कष्ट करें। ठीक है, चलो हेमंत जी। अध्यक्ष जी, जो तस्वीर मैंने दिखाई थी, प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी बात रखो। ठीक है, मैं उस तस्वीर का चित्रण तो कह सकता हूँ, अपने शब्दों में नहीं दिखाता, थोड़ा सा कह लेने। तस्वीर काहे की? ठीक है, तो मैं उसमें ये मांग करता हूँ कि जो कार्रवाई सरकार बाइक स्टंटर्स के ऊपर करती है वीआईपी रोड पे चलाने के लिए, वो कार्रवाई मानने के ऊपर भी की जानी चाहिए। तो मुझे लगेगा कि सरकार जागरूक है। अब मैं विषय पे आ रहा हूँ। ये जब कोई भी व्यक्ति जीवन, ये जो जब कोई भी व्यक्ति जीवन मौत से, आप कह रहे हैं, ये विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। अपन विषय वस्तु के अंतर्गत रहो ना, जो आपने ध्यानाकर्षण दिया है उसके अंतर्गत रहो। सर, ये मान्य देखिए, रिकॉर्ड पे भी नहीं आना चाहिए। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, ये रिकॉर्ड इसमें गलत क्या है? रिकॉर्ड से हटाने के लिए ऐसा किस नियम से हटा रहे हैं? नियम भी बता दें, क्यों नहीं आना चाहिए? चलो, नियम में है तो हटा दीजिए। आप आगे बढ़ो। माननीय अध्यक्ष जी, नर्सिंग के ही व्यक्ति की बात हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जब विश्व कप जीता, पूरा देश नचा है, उसमें कोई बुरी बात। रोहित शर्मा को इतनी खुशी नहीं हुई, इतनी खुशी रोहित शर्मा को नहीं हुई जो कप्तान है, जितनी खुशी माननी को हुई। तो कैसे छुपाए? आपको क्या परेशानी? आपको क्या परेशानी? और कोई बात नहीं, क्या परेशानी भाई? व्यवस्था का प्रश्न। आप लोग भी बैठ जाओ, कृपा करके बैठ जाओ। आप लोग भी बैठ जाओ। देखो हेमंत जी, अपन को विषयांतर नहीं करना से क्या परेशानी है? आप विषय के अंतर्गत रहो ना। जब कोई भी व्यक्ति जीवन मौत से जूझता है, माननीय विषयांतर मत करो, जो विषय वस्तु है उसके अंतर्गत आप रहो जी। हाँ, भूपेंद्र जी का क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? पॉइंट ऑफ ऑर्डर माननीय अध्यक्ष महोदय ये है कि
ये नियम प्रक्रिया है माननीय अध्यक्ष महोदय कि अगर सदन में किसी के ऊपर भी हम आरोप लगाते हैं तो ये नियम प्रक्रिया है कि हम वो दस्तावेज पटल पर माननीय अध्यक्ष महोदय रखते हैं और अध्यक्ष की अनुमति के बाद ही हम उन दस्तावेजों के बारे में अपनी बात सदन में कह सकते हैं। माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं उस संबंध में उन्होंने कोई भी दस्तावेज पटल पर माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं रखे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है माननीय सदस्य से भी और सदन से भी कि अगर आपके पास कोई दस्तावेज है तो आप सदन के पटल पर रखें, माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति लें, उसके बाद आरोप लगाएं, जिससे कि उन दस्तावेज के आधार पर जिस सदस्य पर आरोप लगे हैं वो अपना जवाब दे सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे खड़े होकर हम कोई भी पर्चा लहरा दें तो ये कोई सदन की अच्छी परंपरा है क्या माननीय अध्यक्ष महोदय? इसलिए इस गरिमा को हम सब बना के रखें, मेरा ये आग्रह है। माननीय अध्यक्ष, मैं विषय की बात करता हूँ। हेमंत जी और बाकी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आप सब लोगों का आग्रह था कि इस पर चर्चा कराई जाए, इसलिए नियम प्रक्रिया का पालन करते हुए हम अपनी अपनी बात रखें, जिससे समय सीमा पर ध्यानाकर्षण भी पूरा हो और जो बात हम रखना चाहते हैं उसके निराकरण की दिशा में भी हम कुछ बढ़ सकें। माननीय अध्यक्ष जी, जब कोई भी व्यक्ति जब उसके ऊपर संकट आता है, जीवन मौत से जूझ रहा होता है, ऐसे वक्त पे उसको आवश्यकता पड़ती है डॉक्टर की, नर्सों की, क्योंकि वो अस्पताल में या तो खुद वो बीमार हो या उसका कोई परिजन कोई उसका चाहता बीमार हो, तो ऐसे वक्त पे आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर का कार्य बहुत सीमित होता है, 5 मिनट 2 मिनट देखना, दवाई लिखना या इंस्ट्रक्शंस देके आगे बढ़ना। लेकिन जो नर्स होती हैं उसके अगले पूरे 24 घंटे की जो देखरेख होती है वो इन नर्स के ही हाथों में होती है। तो इनका कार्य अति महत्वपूर्ण है किसी भी मरीज के प्रति, या इस विषय में इस बात को कहने की जरूरत है, क्योंकि अब कोई भी मरीज गया इलाज करवाने, या हम में से कोई कभी बीमार हो गया इलाज करवाने गया और वैसे वो ठीक है, लेकिन इलाज के दौरान उसको पता लगता है कि जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है वो व्यापम घोटाले से निकला हुआ है, नहीं इत्तेफाक से। और मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर अध्यक्ष महोदय, विषय क्या है और भाषण क्या दे रहे नेताजी? अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा का समय इस प्रकार बर्बाद करेंगे? घूम रहा है, कहां से व्यापम आ गए यहाँ पर? इनके पास कुछ भी जाने व्यापम कहाँ गया? अध्यक्ष महोदय, जो विषय प्रश्न पूछिए ना, आपका प्रश्न क्या है आपका? और भाषण हो रहा है अध्यक्ष महोदय, और बिल्कुल विषय के बाहर भाषण हो रहा है। विषय के अंदर भाषण हो तो भी हम झेल लेंगे। मैं विषय के अंदर आ जाता हूं, बिल्कुल सीधे अंदर ही आ जाता हूं, और विषय के अंदर आके मैं विषय के सीधे अंदर आ रहा हूं, विषय के अंदर आ रहा हूं मैं। आपने इससे ये स्वीकार कर लिया कि अभी तक आप विषय के बाहर थे। हाँ, विषय की भूमिका भी तो बनाई जाएगी अध्यक्ष जी। चलो आप विषय के, ठीक है, अब मैं सीधे विषय के अंदर आ जाता हूं। ये जो नर्सिंग घोटाला है, इस पूरे नर्सिंग घोटाले की जनक भारतीय जनता पार्टी है, और किस प्रकार से, अब मैं वो बताता हूं आपको। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंड, अब मैं बता रहा हूं, विषय सुन लीजिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों के अनुसार सारे कॉलेजेस संचालित होते थे, उनको संबद्धता दी जाती थी, नियम लेट डाउन थे। 2018 अक्टूबर में एक संशोधन लाया गया, नियम परिवर्तित किए गए गजट नोटिफिकेशन के द्वारा, और 16/10/2018 को नियमों में परिवर्तन किया गया। नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार होता है, लेकिन नियमों में परिवर्तन करना सुधार के लिए जाता है, ना कि शिक्षा माफिया को छूट देने के लिए। अब जब ये परिवर्तन हुआ, इसके पहले नियम थे हॉस्टल और बिल्डिंग प्रीमाइसेस को मिलाकर के 44,000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती थी। अब नियम परिवर्तन करके क्या किया, सुधार देखिए आप, उसको ठीक 19,000 कर दिया ला करके। 19,000 मतलब अब शिक्षा माफिया खुलेआम जाए और अपना भ्रष्टाचार इसको व्यापक रूप से फैला सकता है। 60 सीटों की बात कर रहा हूं। इसके बाद एक और परिवर्तन हुआ, अभी 21/2/2024 को अगेन उसका गजट नोटिफिकेशन आया। अब इस संख्या को, ये जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं, 19,000 से कम करके 9,150 लगभग कर दिया। 9,000, मैं तो बोलता हूं एक छोटी सी दुकान में कर दे परचूने की, इतना भी क्यों, इतनी भी फॉर्मेलिटी की जरूरत क्या है? एक छोटी सी दुकान से भी कॉलेज चल सकता है, पूर्व डीएमई चला भी रहे थे। अभी तक के इतिहास में मैं तो आग्रह करूंगा इस माननीय मंत्री जी विश्वास भैया से कि वो अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए प्रयास करे तो हो सकता है, क्योंकि एक वर्ष में
माननीय अध्यक्ष जी, एक वर्ष में 219 नए कॉलेज खुले और उस समय मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी थे। और मकसद क्या था? एक, अच्छा आप देखिए, उसके पहले तक थे, मेरी जानकारी के अनुसार 448 जो डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैं माननीय मंत्री जी को दे दूंगा, वर्तमान मंत्री जी को। आपने 453 बोला अपने भाषण में। मेरी अध्यक्ष जी से इस बारे में, ये तो भाषण हो गया सीधा सा। यदि भाषण ही किसी को करना है तो हम इसे को परिवर्तन करके मैं भाषण शुरू करता हूँ। आप आगे बढ़ो। एक मैं शुरू करता हूँ, ऐसा थोड़ी चलेगा। नहीं, बार-बार हम शुरू करते हैं। आपने मुझे बोला, मैंने अध्यक्ष जी से अनुमति ली। माननीय अध्यक्ष महोदय, और जो और आपत्तिजनक है, केवल प्रश्न करना चाहिए, केवल प्रश्न, भाषण नहीं होगा इस पर। चलिए आगे बढ़ो। तो ये जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है 219 कॉलेज एक वर्ष में खोलने का, यहां से पूरे, अच्छा पहले तक ये था भ्रष्टाचार जो हम पढ़ने को मिलता था वो ऐसा होता था कि कॉलेज से फर्जी तरीके से पूरी मान्यता देने के लिए पैसा वसूला जाता था, मोटा ऐसा अखबारों में खबरें आती थी। अब वो कर दिया उसको एक अच्छा, और इन लोगों ने एक और नया रूप दिया, उसमें कर दिया प्रति सीट कलेक्शन शुरू कर दिया और हजारों करोड़ों रुपए का इसमें घपला किया गया। वो भी हो कब रहा था? जब कोविड काल चल रहा था। कोविड काल में बिस्तरों के आंकड़े तो इतने सारे थे, लेकिन जब वास्तविकता में मरीज पहुंचे तो बिस्तर थे ही नहीं। बिस्तर छोड़िए, बिल्डिंग नहीं थी, जमीन नहीं थी, कुछ भी नहीं निकला वहां पे। कोविड काल में ये सब चल रहा था। अध्यक्ष महोदय का प्रश्न क्या है? इतनी देर में इनका प्रश्न क्या है? ये पूर्व वो कब तक झेलेंगे हम इन्हें? अभी 15-20 मिनट और झेलेंगे पंडित जी। संसदीय कार्य मंत्री जी का नाम झेल लेंगे? नहीं झेला रहे साहब, 1 मिनट भी। ये झेलना शब्द बड़ा संसदीय है, बात नहीं हुई, बहुत संसदीय शब्द है ये प्रश्न करें अध्यक्ष जी से, दूसरे सदस्यों को भी पूछना। इससे दिख रहा है कि सरकार घबराई तो हुई है। झेलना शब्द आपसे तो उम्मीद नहीं थी, आपसे उम्मीद नहीं थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक तो झेलना शब्द विलोपित करवा, मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। इसके पहले जो रजिस्ट्रार थी, जिनको रजिस्ट्रार बनाया गया, और किसके कार्यकाल में बनाया गया? माननीय के कार्यकाल में बनाया गया। उस समय पे सुनीता सीजू, ये स्टाफ नर्स है, इनकी पात्रता नहीं है रजिस्ट्रार बनने की, इनका अनुभव भी नहीं है, लेकिन इनको सारे नियमों को बरकरार करते हुए इनको रजिस्ट्रार बनाया गया। इनकी योग्यता क्या थी वो बता देता हूं मैं आपको। इनकी योग्यता थी कि इनके विरुद्ध ईओडब्ल्यू में शिकायतें लंबित थी जांच के लिए, और शिकायतें किस चीज को लेकर थी? देश में हल्ला मचा, वो है पेपर लीक को लेकर के। ये इनकी योग्यता थी, इसलिए इनको बनाया कि अभी भी मन नहीं भर रहा था, अब और उसको व्यापक रूप से भ्रष्टाचार करने के लिए छूट दी जाएगी। एक और मैं उदाहरण पे आ रहा हूं, योगेश शर्मा, इनको बाद में प्रशासक बना दिया है, क्योंकि प्रशासक का आपने उल्लेख भी किया माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने। तो ये योगेश शर्मा जी की भी कुंडली में आपको बता देता हूं। इनको पहले जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इनकी नियुक्ति होती है, जिस अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पे होती है। बैठ जाओ पंडित जी, नहीं बता रहा आपको, मैं अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूं, बैठ जाओ, नहीं बता रहा। तो योगेश शर्मा जी, इनकी वहां नियुक्ति होती है। जो नियुक्ति पत्र है, पहले तो नियुक्ति का आधार, इनने जो अनुभव प्रमाण पत्र दिया पीपल्स डेंटल कॉलेज का, थाने में अभी भी जांच लंबित है, और पीपल्स डेंटल कॉलेज के अधिकृत व्यक्ति ने लिख के दिया है कि इन्होंने हमारे यहां से कोई अनुभव नहीं लिया है। कहेंगे तो उपलब्ध भी करवा दूंगा। नियुक्ति पे भी प्रश्न चिन्ह, और नियुक्ति पत्र के जो बिंदु हैं कि किन किन शर्तों पे नियुक्ति दी गई है, उसका बिंदु नंबर 3 स्पष्ट रूप से यह कहता है। हमारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है क्या? जी, मतलब अभी कर रहे हैं वो बात, कर रहे हैं 2 मिनट 5 मिनट प्रश्न तो करें, क्या प्रश्न कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, हेमंत जी संक्षिप्त करिए भाई। माननीय अध्यक्ष जी, हेमंत जी संक्षिप्त करिए। अरे माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, राजेंद्र कुमार सिंह जी कुछ कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, पता चले कहना क्या चाह रहे हैं। ये पूछे तो सही कि क्या चाहे क्या रहे हो भाई? प्रश्न? अरे चाहे क्या रहे हो? प्रश्न तो पूछे। राजेंद्र कुमार सिंह जी कुछ कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल तो सरकार पद से चर्चा कराने के लिए बात कर रहा था। अब अगर कोई बात आ रही है तो सुने तो सही, इतना देर रखे माननीय, घबरा क्यों रहे? माननीय अध्यक्ष महोदय, चर्चा ध्यानाकर्षण पे प्रश्न पूछने का है, आपने विषय रख दिया, प्रश्न पूछो ना, या तो ट्रेनिंग करो। ध्यानाकर्षण कैसे होता है? कुमार सिंह जी कुछ कह रहे हैं। से जो चर्चा हुई, सहमति बनी, इसे नहीं, हम तो स्थगन लाए थे, उस पे कराते, कराओ। चलो राजेंद्र माननीय कुमार अध्यक्ष सिंह जी, एक मिनट हेमंत जी,
मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष की बात को। माननीय सीताशरण जी को, इंदर सिंह जी को अंदर क्या बात हुई आपके कक्ष में इनको नहीं मालूम, पर कैलाश जी को तो मालूम है। बात ये हुई थी कि ध्यान आकर्षण के माध्यम से पूरी चर्चा होगी। चूंकि आप नहीं लेना चाहते थे, ये भी तैयार नहीं थे स्थगन प्रस्ताव लेने के लिए, ये बात हुई थी, ये तो जानते हैं, आप तो जानते हैं कैलाश जी। फिर आप क्यों अमानत में खयानत कर रहे हैं भाई? अमानत में खयानत जेलिए। अध्यक्ष महोदय, यदि नियम के अनुसार मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है, बाबर सिंह आदरणीय कैलाश जी आते थे, बहुत देर तक झेल सकते हैं, आज भी चलने दो यार। कुल मिला के सामान्य तौर पर कक्ष की जो चर्चा रहती है अंदर की बात ये भी करते थे साहब, उसको उद्धृत बाहर बताते नहीं थे। हेमंत जी जल्दी समाप्त करिए। हेमंत जी आपने मुझे कहा था कि मैं शुरुआत कर रहा हूं तो मैं सारे विषय को विस्तृत रूप से रख सकता हूं, तो नहीं रखो, महत्वपूर्ण विषय मध्य प्रदेश के छात्रों से जुड़े हुए विषय मैं तथ्यात्मक बात रख रहा हूँ। भूमिका बनाना बंद कर दिया। हाँ, बस भूमिका मत नहीं रहा था, तथ्यात्मक रखो। तो योगेश शर्मा का बता रहा था मैं अध्यक्ष जी, इनका जो नियुक्ति पत्र है ये योगेश शर्मा जी का नियुक्ति पत्र है। बस इसकी जो अब आप कह रहे हैं दिखा नहीं सकते, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ मौखिक, नहीं तो फिर वही बात आ जाएगी, समय से हम लोग विषय से भटक जाएंगे। इसको पटल में रख दूंगा। इसके बिंदु 3 में लिखा हुआ है कि जब से इनकी स्वशाही महाविद्यालय में नियुक्ति हुई तब से लेकर 3 वर्ष तक ये अपनी मूल सेवाएं यहीं पर देंगे। ये नियम की शर्त है, शर्त का उल्लंघन होता है तो उनकी नियुक्ति निरस्त होनी चाहिए, कायदा ये है। लेकिन 3 वर्ष के अंदर ही माननीय के दबाव में इनको जो है वहां से भोपाल ट्रांसफर कर दिया जाता है 3 वर्ष के अंदर, जबकि ऐसा करने पे इनकी नियुक्ति समाप्त होनी चाहिए। कैसे किया जाता है वो बता देता हूं मैं। देखिए, ये एक पत्र माननीय विश्वास सारंग जी ने लिखा है डीन को, डीन गांधी मेडिकल कॉलेज को, और ये पत्र है दिनांक 9/8/2021। इसमें माननीय जी सार जो लिख रहे हैं, अंतिम लाइन पढ़ देता हूं। डॉक्टर योगेश शर्मा, सह प्राध्यापक दंत विभाग चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर को चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में सह प्राध्यापक दंत विभाग के रिक्त पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने हेतु आदेश जारी करें। 3 वर्ष नहीं हुए, और ये नहीं कह रहे कि नियम अनुसार आदेश जारी करें, यहां फर्क है। आदेश जारी करें मतलब नियम नहीं, मंत्री जी का, माननीय जी का आदेश है। ऐसे कैसे? क्या मंत्री नियम के ऊपर होते हैं? और मैं कह रहा हूं इस व्यक्ति ने जो जो फर्जीवाड़े फिर किए उसकी जिम्मेदारी नैतिक क्यों पूरी तरीके से मंत्री जी के ऊपर आनी चाहिए, लेकर भी आती आए। और ये मंत्री जी का पत्र है। अब मैं इसको कैमरे पे नहीं दिखाता, लेकिन मीडिया के माध्यम से या पटल के माध्यम से मैं रख के आप तक पहुंचा दूंगा। माननीय विश्वास सारंग जी का ये पत्र रखा हुआ मेरे पास, जिसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। योगेश शर्मा जी की भी योग्यता बता ही देता हूं थोड़ी सी, सीधे सीधे आपका ही पत्र है। इनकी योग्यता यह है कि डीएमई ने इनको बार बार लिखकर कहा, अनेकों बार कहा, और कहा 284 जो कॉलेजेस हैं उनकी मान्यता निरस्त की जाए एवं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ऑन रिकॉर्ड है, डेट्स बता देता हूं मैं आपको कब कब कहा। डीएमई ने कहा 24/7/2023 को, 4/8/2023 को, 8/8/2023 को, 1/9/2023 को, 21/11/2023 को। ये ऑफिशियल रिमाइंडर जो है डीएमई द्वारा दिए गए, और इन 284 कॉलेज को लेकिन वो योगेश शर्मा नहीं निरस्त करे। किसी माननीय का दबाव हो सकता है, होगा नहीं, ऐसा थोड़ी होता, डीएमई को बाईपास कर देंगे, किसी माननीय का दबाव होगा, मेरे को ऐसी आशंका है। लेकिन इसके बाद 5 रिमाइंडर्स के बाद ये सिर्फ 19 कॉलेजों की मान्यता निरस्त करते हैं, और धीरे से उनको एक एक करके बाद में बहाल कर दी जाती है। एक और मैं माननीय जी का बता देता हूं कि दिनांक 14/12/2022 को माननीय मंत्री विश्वास सारंग, उस समय जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री थे, उनके द्वारा स्वयं उस बैठक में उपस्थित होकर के निर्देशित किया गया जिन नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों को 2019-20, 2020-21, 2021-22 में जिन कॉलेजों को संबद्धता नहीं दी गई है, व्यक्तिगत नाम देकर टिकट टिप्पणी ना की जाए। अरे वो मंत्री उपस्थित है बैठक में भैया, मंत्री जी खुद उपस्थित है बैठक में। व्यक्तिगत नाम लेके टिकट तो आप आसंदी में बैठ जाइए, फिर आप बता दीजिए, अध्यक्ष जी टोक नहीं रहे। और आपत्ति देना के मारा आपको बेटा माननीय अध्यक्ष महोदय को विलोपित करें, कर दो। किस निर्देशक का फायदा की बात तो आएगी ना माननीय अध्यक्ष जी, आप निर्देशक का फायदा लेते हुए जितना भाषण आप कर सकते थे उससे ज्यादा हो गया। आपको कैसे पता?
हमें भाई साहब, आपके पिताजी के साथ का हूँ, 35 ईयर हो गए सदन में, 35 ईयर। बाहर पैर चुलूंगा, बोलने तो दो। अब जयवर्धन चुलूंगा आपके बाहर, इसको रिकॉर्ड पर रहने देना, चुलूंगा। ठीक है, 2000 फिर से मैं कह रहा हूं कि मंत्री जी विश्वास सारंग स्वयं बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने निर्देशित किया कि 19, 20, 20, 21, 21, 22 में इन तीनों वर्ष जिन कॉलेजों को संबद्धता नहीं दी गई है उनको छात्र हित में पुनर्विचार कर समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करें। अब यहाँ छात्र हित है कि मानने का हित है, ये छुपा हुआ है। लिखने को तो छात्र हित है, लेकिन हित किसी और का था। अचानक से छात्र हित याद आ गया। जो छात्र 3-4 साल से परीक्षा नहीं दे पाए हैं उनका हित तब से याद नहीं आया, यहाँ याद आ गया। चूंकि शायद उन फाइलों के लिए कहीं से कोई अप्रूवल आ गया होगा, एक कोई महेंद्र गुप्ता जी उनके माध्यम से कि इनको अब करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, फिर आगे परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इस टीप के आधार पर धीरे धीरे इन सबको छूट मिलने लगी, सारी संबद्धता जारी हो गई। अब सबसे गंभीर बात यहां पर आती है अध्यक्ष जी कि ऐसा विश्व में कभी देखने को नहीं मिला, इतना ऐसा भ्रष्ट आचरण के मेडिकल कॉलेज जबलपुर ने एक आदेश जारी किया। आदेश की कॉपी मेरे पास है, माननीय मंत्री जी को, पूर्व को, वर्तमान दोनों को उपलब्ध करवा दूंगा, 16/2/2023 को। और उसमें उन्होंने लिखा कि जो एफिलिएशन है इन सब कॉलेजेस को दिया जाए। ठीक है, पहले तो मंत्री जी की बैठक में आदेश का पालन करते हुए एफिलिएशन दे दिया। इसके बाद 16 ही तारीख से लिख दिया कि परीक्षा फॉर्म भरने के लिए भी नोटिफिकेशन शुरू। आज संबद्धता मिली, आज एडमिशन, आज से परीक्षा के भी फॉर्म भरना शुरू। पढ़ाई की जरूरत ही नहीं, मध्य प्रदेश है ये। एनरोलमेंट 17 से शुरू, मतलब छात्र आया 15 दिन में वो नर्स बन के निकल गया। अब वो क्या करेगा मरीजों के साथ, आप खुद ही कल्पना कर लीजिए। इसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा जो बघेल जी, जो इसके विसिल ब्लोअर थे, शर्मा जी, इन लोगों ने पिटिशंस लगाई जी, विशाल बघेल जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में बड़ी गंभीरता से विषय को उठाया और इस मुकाम तक पहुंचाने में, छात्रों की मदद करने में पूरी सजगता से काम किया। और दिलीप कुमार शर्मा जी की पिटीशन के बाद, अब मैं पिटीशन की डिटेल्स में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो विचाराधीन है, लेकिन पहले कोर्ट ने स्टे दिया एग्जामिनेशन पे, उसके बाद नहीं, हाँ, इसके बाद एक रिपोर्ट आती है जो कि सार्वजनिक हुई है, पटल पे भी है, और वो रिपोर्ट आई। इसमें कॉलेजेस को 3 श्रेणी में बांटा गया, इसका मंत्री जी ने भी उल्लेख किया। सूटेबल, अध्यक्ष महोदय, अनसूटेबल। विजय शाह जी 35 साल से, मैं भी 30 साल से हूँ। मैंने ऐसे ध्यान आकर्षण आज तक नहीं देखा 30 साल के अनुभव में। राजेंद्र सिंह से भी पूछ लीजिए, इन्होंने भी कभी ऐसा ध्यान आकर्षण देखा? भाई इसमें प्रश्न पूछिए, प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3। आप तो बिल्कुल सत्यनारायण की कथा का वाचन कर रहे हैं यहाँ पर। छात्रों के भविष्य की हत्या हो रही है, सत्यनारायण कथा महसूस हो रही है। परंपरा, गलत परंपरा होगी, इस विषय पर थोड़ी सी चिंता करिए और माननीय सदस्य को जरा निर्देशित करिए, प्रश्न पूछ के। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सूटेबल, डेफिशिएंट, अनसूटेबल तीन कैटेगरीज में बांटा गया। अभी तक 2 सुनी थी, पात्र और अपात्र सुना था। डेफिशिएंट मतलब कमी होना, कमी होने के बाद भी अपात्र नहीं कर रहे, ये भ्रष्टाचार की छूट देने का एक और तरीका था। इसमें से भी जो सूटेबल 169 बताए गए और उनकी जब ग्राउंड रियलिटी चेक करी, कई पत्रकार गए, एनडीटीवी के, भास्कर पत्रिका, सारी न्यूज रिपोर्ट्स रखी हुई हैं। देवन जी जी, भोजन अवकाश का समय हो गया है, तो मुझे लगता है कि ध्यानाकर्षण पूर्ण होने तक हम समय की वृद्धि करें। मैं समझता हूँ सदन इससे सहमत है। कंटिन्यू करा दें, बाकी ज्यादा भूख सहन नहीं होगी अध्यक्ष महोदय। ऐसा भाषण, उसके बाद भूख को सहन करना, दोनों चीज सहन नहीं हो सकती। 2 मिनट में खत्म करो अध्यक्ष जी। 2-3 बिंदु में रख देता हूँ, महत्वपूर्ण है इस विषय के लिए। 2 मिनट में पूरा करो आप। जयवर्धन सिंह जी को बुलाएं उसको। 169 कॉलेजेस की जब ग्राउंड रियलिटी चेक करी, पत्रकारों ने भी करी और जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उनने भी करी, तो कहीं पे गौशाला मिल रही है, मतलब भ्रष्टाचार भी पवित्र उद्देश्य से कर रहे थे। कहीं पर मैरिज गार्डन मिल रहे हैं, कहीं स्कूल और कॉलेज एक ही बिल्डिंग में, कहीं 3 कॉलेज एक ही बिल्डिंग में, कहीं हॉस्पिटल है नहीं, हॉस्पिटल है तो मापदंड से कई दूरी पर है, कहीं पर बिल्डिंग नॉर्म्स के अनुसार नहीं है, फैकल्टी है नहीं और है प्रिंसिपल नहीं है, और यदि फैकल्टी है तो 15-15 जगह एक ही फैकल्टी अटैच। इस तरीके के फर्जीवाड़े देखने को मिले। और पूर्व डीएमई श्रीवास्तव जी, उन्होंने खुद ने कॉलेज खोल के क्या फर्जीवाड़ा किया वो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी विस्तार से बता देंगे। सीबीआई ने क्या किया वो तो सबके सामने ही है, उस पर मैं बात नहीं करता। एक छात्र है रवि परमार, जब इसने ये सारे विषय को उठाने की कोशिश की तो माननीय अध्यक्ष जी ये विषय गंभीर है कि उसको 151 की धारा पे, इतनी छोटी धारा पे 2 दिन के लिए जेल भेजा गया।
2 दिन के लिए जेल, और कैसे भेजा? उसके हाथों में हथकड़ी लगाई। हथकड़ी लगाने के नियम कमिश्नरेट से पूछने चाहिए, हथकड़ी लगा नहीं सकते ऐसे, ये इलीगल कन्फाइनमेंट है और पुलिस वालों के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना किसी को हथकड़ी सिर्फ आरोप के ऊपर नहीं लगाए जा सकते। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा कभी कोई टेररिस्ट था क्या? और जो वाकई में रंगे हाथों पकड़े गए, उनके भी फोटो पब्लिश हुए थे कि वो मोबाइल पे बात कर रहे थे, मोबाइल पे बात कस्टडी में बैठ के कर रहे थे रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद। कंक्लूड करो। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। तथ्यों, सारे तथ्यों से ये स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार। तो प्रश्न पूछ लेता हूं, बार बार आपको प्रश्न की चिंता। एक प्रश्न तो ये है कि माननीय डिप्टी सीएम, उनके गृह जिले में क्यों एकमात्र नर्सिंग कॉलेज है और वो भी अनसूटेबल है? ये उदाहरण है मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश में। ये मेरा प्रश्न है। और प्रश्न पूछता हूं, बार बार आप प्रश्न बोल रहे हो तो आप प्रश्न ही पूछ लेता हूं। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि ये जो योगेश शर्मा है, वो ही पूछ सकते हो, इतना एक पूरा तो अब मैं पूछने में आता हूं, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न ये है कि सारंग जी ने जो पत्र लिख के निर्देशित किया, नियमों को ताक पे रख के योगेश शर्मा जी को लाके, और योगेश शर्मा जी ने जो फर्जीवाड़े किए, उसके लिए सारंग जी की नैतिकता आनी चाहिए। और नैतिकता नहीं है तो आप लोगों को जिम्मेदारी कॉग्निजेंस लेके उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा इस विषय में इतना कहना है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अध्यक्ष जी ये डिसअलाउ करिए, आप इसको बाहर निकालिए। कोई प्रश्न है क्या? नहीं, ये कोई प्रश्न है क्या? किसी नैतिकता पर प्रश्न उठाया जा सकता है? किसी की नैतिकता पर प्रश्न उठाया जा सकता है क्या? हाँ, उठाया जा सकता है। इसको विलोपित करना चाहिए अध्यक्ष। माननीय अंडर बात कर रहे हैं आप अध्यक्ष जी की अनुमति से बोल रहे हैं, इसको विलोपित करवाई। अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये विषय बहुत गंभीर है, लाखों छात्रों से जुड़ा हुआ है। इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आपको भी हमको मिलकर के इसमें सार्थक पहल करना चाहिए। बस जो मांग है वो भी मैं बता देता हूं कि जिससे कि शायद सरकार पे शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। पहली मांग है, क्योंकि मंत्री विश्वास सारंग जी उस समय इस विभाग के मंत्री थे और आज भी वो इस स्थिति में कि इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए मंत्री जी को इस जांच से ऐसी जगह हटाना चाहिए कि वो जांच को प्रभावित नहीं कर पाए। मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना चाहिए या आपको बर्खास्त करना है, पहली मांग। दूसरी मांग जो छात्रों के हित की मांग है कि जो कॉलेजेस अनसूटेबल घोषित कर दिए हैं, मांगे कि प्रश्न, ये मांग करने की जगह क्या चाहिए? प्रश्न करिए ना, या तो मांग कर रहे हैं। हटाया जाएगा क्या? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी दूसरी जो मांग नहीं है, जो प्रश्न है, क्या? हाँ, प्रश्न ही करता हूं उसको, मांग को प्रश्न में बदल, बस नंबर का क्वेश्चन मार्क ही लगाना है जी। दूसरा यह है कि जो छात्र अनसूटेबल कॉलेजेस अनसूटेबल डिक्लेयर कर दिए, छात्रों का तो कोई दोष था नहीं, वो तो नॉर्म चेक करके एडमिशन लेते नहीं है। तो मेरा आग्रह है कि सरकारी व्यय पे उनको जो सूटेबल कॉलेजेस है या गवर्नमेंट कॉलेजेस है, सिर्फ रीवा वाला छोड़ के बाकी सब में उनको भर्ती करवा दिया जाए, जिससे कि उनका भविष्य तो सुरक्षित बना रहे। तीसरा प्रश्न है कि वीसी रजिस्ट्रार जो जबलपुर में है वो भी इस बात के दोषी हैं, उन दोनों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, उनको टर्मिनेशन किया जाना चाहिए, कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। एक कोई माननीय महेंद्र गुप्ता जी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज की जांच होनी चाहिए, इनके सीडीआर की जांच होनी चाहिए कि क्या क्या किस प्रकार से किस किस के लिए कलेक्शन करते थे। एसीएस साहब जो थे उस समय, जो आज भी हैं, उनको भी